हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलेंगे 4th to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेटमेंट से लेके इसके एक्सेप्शंस तक पूरा हमें अच्छे से पता होना चाहिए लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। ओके, सो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, पहले हम वो देखते हैं कि वो क्या, उसकी स्टेटमेंट क्या है। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ सप्लाई हमें बता रहा है कि जो आपका प्राइस होता है और जो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड होती है उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हुई है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज हुई है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगी। ठीक, और हमें क्या करना है? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मतलब कि प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी सप्लाई को, वो हमें क्या करना है? उन्हें कांस्टेंट रखना है। ठीक, उसे क्या कहा जाता है? सेट्रिस पेरेबस। सेट्रिस पेरेबस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सेट्रिस पेरेबस का मतलब होता है अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक, एक फैक्टर का क्या इफेक्ट होता है हम वो देखेंगे, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे तो उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम सेट्रिस पेरेबस। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बता रहा है? लॉ ऑफ सप्लाई हमें बता रहा है एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस। राइट, डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है वो बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो क्या हो रहा है? अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगा। एज प्राइस फॉल्स क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो फॉल्स। जब प्राइस फॉल होगा तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्या होगी? वो भी फॉल होगी। मतलब अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगी। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स कि जब प्राइस बढ़ती है तो ही सप्लाई को इंक्रीज करने का सोचा जाता है। इसका क्या मोटिव है? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है प्रॉफिट मोटिव। राइट, प्रॉफिट मोटिव। जब आप ज्यादा प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी सेल करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। राइट, पहले आप अगर कोई कमोडिटी है उसके आप 100 यूनिट सेल कर रहे हैं, किस प्राइस पर? 10 रुपीज पर, तो आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 1000 रुपीज का। ओके, देन अब इसका प्राइस इंक्रीज हुआ। ओके, अब इसका प्राइस इंक्रीज हुआ, इसका प्राइस हो गया है 20 रुपीज। ओके, इसका प्राइस हो गया है 20 रुपीज। अभी भी आप 100 यूनिट्स ही सेल कर रहे हैं। तो अब आपका रेवेन्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स? अब आपका रेवेन्यू हो गया है 2000 रुपीज। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि सेम क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को सेल करने पर, इंक्रीज प्राइस पर सेल करने पर हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। राइट, तो जब सेम पर हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है तो एक प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि वो इस 100 यूनिट्स को इंक्रीज कर दे। राइट, इसको वो कर दे 200 यूनिट्स। क्यों 200 यूनिट्स कर दे? बिकॉज अभी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक, प्राइस इंक्रीज हो गया है तो वो उसकी सप्लाई बढ़ा दे। उससे क्या होगा? अब उसको कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? अब उसको रेवेन्यू जनरेट होगा 4000 रुपीज का। राइट, अब कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? 4000 रुपीज का। क्यों हो रहा है? बिकॉज उसने जो है अपनी यूनिट्स बढ़ा दी विथ इंक्रीज इन प्राइस, तो अब उसे 1000 से 4000 पर पहुंच गया है। तो अब प्रॉफिट इंक्रीज हुआ कि नहीं? उसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। जब इनकम इंक्रीज हुई है तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। राइट, तो एक प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो हम अपनी सप्लाई भी इंक्रीज कर देंगे। उससे क्या होगा? उससे एक प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकेगा। ठीक, अगर प्राइसेस कम होते हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अब उसे उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। पहले एक गुड था जो कि 10 रुपीज में सेल हो रहा था, अब वो कितने रुपीज में सेल हो रहा है? 5 रुपीज में। ओके, अब वो 5 रुपीज में
सेल हो रहा है, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस हो गई 5 रुपीज। वही सेम 100 यूनिट अब 5 रुपए में सेल हो रहे हैं, तो कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ? 500 रुपीज का, राइट? 500 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, मतलब पहले के कंपैरिजन में हमारा रेवेन्यू कम हो गया है, राइट? पहले हमें 1000 रुपीज का रेवेन्यू मिल रहा था, अब हमें कितने का रेवेन्यू मिल रहा है? अब हमें सिर्फ 500 का रेवेन्यू मिल रहा है। मतलब अब हमारी प्रॉफिट भी कम हो गई होगी, बिकॉज इस रेवेन्यू में से हमें कुछ कॉस्ट भी तो पे करना है, तो अब हमारी प्रॉफिट भी कम हो गई होगी। तो वो 1000 से 500 चला गया, अब हमारा जो रेवेन्यू वो क्या हो गया? वो कम हो गया है। तो अब हम क्या सोचेंगे? अब हम जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं? क्योंकि अभी हमें ज्यादा रेवेन्यू तो जनरेट हो नहीं रहा है, अभी एट प्रेजेंट इसे कम करते हैं, हम अपने स्टॉक में रखते हैं जो एक्सेस में हमने सप्लाई करके रखा है। जब प्राइस इंक्रीज होगी तब हम वापस अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे, ठीक? इस मोटिव से क्या हुआ, ये जो 100 यूनिट्स था उनको हमने कम कर दिया, उनको हमने कर दिया 50 यूनिट्स, ठीक? जितने जरूरत है उतने हमने उसकी वो कर दी, क्या कर दी? यूनिट्स कर दी, ठीक है? क्वांटिटी कम कर दी। क्वांटिटी कम कर दी, इसका मतलब क्या हुआ? हमारी जो प्राइस कम होने के कारण अब क्या हुआ है? हमारी क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई है। तो ये क्या बता रहा है कि जब प्राइसेस कम होते हैं किसी भी कमोडिटी के, तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी डिक्रीज हो जाती है। मतलब कि लॉ ऑफ सप्लाई हमें ये बोल रहा है कि जो सप्लाई एंड प्राइस है उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है? उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगी। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बता रहा है? लॉ ऑफ सप्लाई हमें बता रहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक? हमें बस उसकी स्टेटमेंट को याद रखना है। एंड हमें क्या याद रखना है? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जो बाकी के जितने भी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ प्राइस का क्या इफेक्ट होगा क्वांटिटी सप्लाइड पे हम वो देखेंगे। ओके, नाउ अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। नाउ स्टूडेंट्स, हमें ये बात पता है कि कोई भी लॉ होता है तो वो कुछ अजम्पशंस पे चलता है। अजम्पशंस का मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें माननी होती है, वो सही नहीं होंगी। ओके, वो हो सकता है वो सही नहीं हो, रियलिटी में हम देखें तो वो ट्रू नहीं है, लेकिन उस लॉ को, उस पर्टिकुलर लॉ को हमें अगर सही बताना है तो हमें कुछ बातें माननी पड़ेगी। ओके, तो हम क्या बातें मानेंगे स्टूडेंट्स इन लॉ ऑफ सप्लाई? बहुत सिंपल सी है कि हमें क्या मानना है। हमने क्या पढ़ा उसकी स्टेटमेंट में कि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, राइट? सेट्रिस पेरेबस एक हमने टर्म पढ़ा। ओके, सेट्रिस पेरेबस क्या है स्टूडेंट्स? सेट्रिस पेरेबस का मतलब है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक? इस सेट्रिस पेरेबस का क्या मतलब है? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो ये जो हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रख रहे हैं उसे ही हमें किस में लिखना है? हमें हमारे अजम्पशंस में लिखना है। हम जितने भी फैक्टर्स हैं उनको लिख देंगे एंड क्या बोलेंगे? नो चेंज इन डैश डैश डैश, जो भी हमारे फैक्टर्स हैं वो हम लिख देंगे, क्या लगा के? नो चेंज। वो क्या बन जाएंगे? हमारे अजम्पशंस, ठीक? बहुत इजी इसके अजम्पशंस को याद रखना। क्या अजम्पशंस होंगे? कि सिर्फ प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी चेंज होगा, बाकी प्राइस ऑफ अदर गुड्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, जो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़े हैं, वो सब क्या होंगे? वो सब कांस्टेंट होंगे, उनमें नो चेंज होगा, ठीक? तो देखते हैं क्या है हमारा assumptions of law of supply. Price of the other goods is constant, जो बाकी गुड्स हैं उनकी जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगी। There is no change in the state of technology. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा, ना तो टेक्नोलॉजी एडवांस होगी ना ही टेक्नोलॉजी डिग्रेड होगी। ओके, अगर टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट या डिग्रेडेशन हो गया तो वो किस चीज में चेंज कर देगा? वो हमारी सप्लाई को चेंज कर देगा। इसलिए हम ये मानेंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं है। प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन दी सेम, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइजेस है वो सेम रहेंगे, मतलब हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी। ओके, देयर इज नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी।
टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं है, गवर्नमेंट अपना टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे और ना ही वो कम करेगी, ना ही गवर्नमेंट कोई सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी। ओके, सो टैक्सेशन पॉलिसी में भी कोई चेंज नहीं होगा। गोल्स ऑफ अ प्रोड्यूसर रिमेन्स द सेम, जो एक प्रोड्यूसर के गोल्स हैं, जो एक प्रोड्यूसर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सेम रहेंगे। ओके, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अभी एक प्रोड्यूसर का क्या मोटिव है? एक प्रोड्यूसर का गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, इसीलिए तो ये जो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है वो क्या हो रहा है, वो सही बता रहे हैं हम। ओके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये एक हमारे जो फर्म है उसका गोल है। अगर ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चेंज हो जाए, अब उसका जो गोल है वो क्या हो जाए, सोशल वर्क। ओके, उसे अब अगर एक फर्म का मन है कि वो अब सोशल वर्क करेगी, उसे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, तो जो सप्लाई है उसमें चेंज होगा, राइट? जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है वो चेंज हो जाएगी। अब वो फर्म क्या होगी, वो फर्म कम प्राइसेस पर भी अपनी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो इंक्रीज कर देगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है वो सही नहीं होगा। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि आप ज्यादा प्राइस पर ही ज्यादा सप्लाई करेंगे, लेकिन अगर एक जो हमारी फर्म थी उसका मोटिव चेंज हो गया, उसका गोल चेंज हो गया, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सोशल वर्क पर चली गई है, तो जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो सही नहीं होगा। ठीक, तो लॉ ऑफ सप्लाई को सही बताने के लिए हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, हमें कुछ डिफरेंट चीजें अज्यूम करनी पड़ेगी। एंड वो क्या होगी, जितने भी प्राइस को छोड़कर जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि हमारे सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं, वो सारे क्या होंगे, वो सारे कांस्टेंट होंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक, नाउ सप्लाई शेड्यूल। अब जो हमारी सप्लाई है, जो लॉ ऑफ सप्लाई है, उसमें कुछ सप्लाई शेड्यूल भी होगा एंड सप्लाई कर्व भी होगा, राइट? सो सप्लाई शेड्यूल हमें क्या बताएगा स्टूडेंट्स? सप्लाई शेड्यूल हमें बताएगा कि एट वेरियस प्राइसेस कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है एक प्रोड्यूसर एक गिवन कमोडिटी का। ओके, सो सप्लाई शेड्यूल हमारे पास गिवन है, उसमें क्या गिवन है, प्राइस एंड क्वांटिटी। सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज लॉ ऑफ सप्लाई हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, बाकी जो भी फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो हमें सिर्फ किसके बीच का रिलेशनशिप देखना है, प्राइसेस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच का। ओके, तो हम देख सकते हैं प्राइसेस पहले 1 था, देन 2 हुआ, क्या हुआ प्राइस में इंक्रीज हो रहा है। क्वांटिटी सप्लाइड 10 थी, 20 हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट? वो क्या बता रही है कि जब आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी इंक्रीज हो रही है। मतलब हमारा लॉ ऑफ सप्लाई यही बोलता है हमें कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, राइट? अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी। देन हम 2 से 3 पे आए, 20 से 30, फिर से हमने देखा कि प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड में भी इंक्रीज हो रहा है। देन फिर से हमारे प्राइस में इंक्रीज हुआ है 3 से 4, सो 30 to 40 हमारी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो गई। देन 4 से 5 फिर से हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो गई है, राइट? तो हमने क्या देखा कि पहले हमारा प्राइस था 1 रुपीज, अब हमारा प्राइस बन गया है 5 रुपीज, एंड जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड थी वो भी चेंज हो गई, पहले वो थी 10 यूनिट्स की, अब वो हो गई है 50 यूनिट्स की। मतलब क्या बता रहा है ये कि हमारी क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक, सो ये है हमारा एक सप्लाई शेड्यूल, एक टेबुलर फॉर्म जो कि हमारे लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन कर रहा है, राइट? नाउ सप्लाई कर्व। स्टूडेंट, सप्लाई कर्व क्या होता है? सप्लाई कर्व होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। ठीक, हमने यही पढ़ा है कि जो सप्लाई शेड्यूल को जब हम ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है सप्लाई कर्व। तो जो अभी हमने हमारा सप्लाई शेड्यूल देखा था उसी के पॉइंट्स जब हम प्लॉट कर रहे हैं हमारे ग्राफ पे तो हमें क्या मिल रहा है, हमारा सप्लाई कर्व मिल रहा है। हमें क्या पता चल रहा है कि जब 1 रुपीज है किसी की प्राइस एक कमोडिटी की तो सप्लाई कितनी है, 10 यूनिट्स। देन जब 2 रुपीज हुई तो 20 यूनिट्स हो गई, 3 रुपीज प्राइस हुई तो 30 यूनिट सप्लाई हो गई, 4 यूनिट्स प्राइस हुई तो 40 यूनिट सप्लाई हो गई,
एंड 5 रुपीज प्राइस हुई तो 50 यूनिट्स उसकी सप्लाई हो गई। ये क्या बता रहा है? ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है। प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड में भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक, हमें लॉ ऑफ सप्लाई यही बताता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो आपका क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ता है। एंड जब हमने इन सारे पॉइंट्स को जब हमारे ग्राफ पे प्लॉट किया तो हमें एक कैसा ग्राफ मिला? हमें एक अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ मिला, राइट? ये एक अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ मिला, पॉजिटिव ग्राफ मिला हमें। ठीक, अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ क्यों होता है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों होता है हमारे सप्लाई का? क्योंकि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें? डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक, डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। मतलब क्या? एक पॉजिटिव रिलेशनशिप देख रहे हैं हम प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, अगर एक डिक्रीज होता है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। ठीक, तो जब हमें जो दो वेरिएबल्स होते हैं अगर उनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो वो क्या बताता है कि आपका जो कर्व बनेगा वो पॉजिटिव स्लोप बनेगा उसका कर्व, एंड वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स कब बनते हैं स्टूडेंट्स? जब हमारे जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं उनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है। अगर ऐसा वाला केस होता है तो हमारा जो स्लोप होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन सप्लाई में हम क्या देखते हैं? सप्लाई में हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होती है। मतलब कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो जब एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्लोप है वो हमें एक पॉजिटिव स्लोप मिलेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक, सो ये है हमारा सप्लाई कर्व। ओके, सप्लाई कर्व को कैसे प्लॉट करते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल के जो भी पॉइंट्स है उनको हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया तो हमें क्या मिल गया? हमारा सप्लाई कर्व। ओके, देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में देने हैं, जिसने हमें देखना है कि ये चीजें होती हैं हमारे लॉ ऑफ सप्लाई में। ठीक, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है स्टूडेंट्स? क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। इट स्टेट्स द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड अज्यूमिंग नो चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। ये हमें पता है कि जो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड है उसके बीच में वो कैसा रिलेशनशिप बताता है? लॉ ऑफ सप्लाई पॉजिटिव रिलेशनशिप। मतलब कि एक का इंक्रीज तो दूसरे का इंक्रीज, एक का डिक्रीज तो दूसरे का डिक्रीज, राइट? और जो बाकी के जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई होते हैं वो सब कैसे होते हैं? वो सब कांस्टेंट होते हैं। ओके, इट इज अ क्वालिटेटिव statement as it indicates the direction of change in the quantity supplied, but it does not indicate the magnitude of change. ये क्या है स्टूडेंट्स? ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होने का क्या मतलब है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होने का ये मतलब है कि जो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है वो सिर्फ हमें बताता है कि अगर आपकी प्राइस में इंक्रीज होगा तो आपकी सप्लाई में भी इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा ये नहीं बताता है। वो हमें क्या नहीं बताता है? मैग्नीट्यूड नहीं बताता है कि कितना इंक्रीज होगा। ओके, लेट्स से हमें ये बोला गया है कि आपका जो प्राइस है वो 10% से इंक्रीज हो रहा है। ठीक, आपका जो प्राइस है वो 10% से इंक्रीज हो रहा है और हमें ये बोला है कि आप लॉ ऑफ सप्लाई से बताइए हमें कि क्वांटिटी सप्लाइड में कितना इंक्रीज होगा। तो ये चीज हम नहीं बता सकते। हम क्या बता सकते हैं? सिर्फ कि प्राइस में इंक्रीज हुआ है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी। ठीक, हमें लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ इतना बता रहा है कि अगर प्राइस में इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी ये हमें नहीं डिफाइन कर रहा है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। वो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 2% से भी इंक्रीज हो सकती है, वो 100% से भी इंक्रीज हो सकती है, वो 5% से भी इंक्रीज हो सकती है, वो किसी भी परसेंट से इंक्रीज हो सकती है। बस वो हमें नहीं पता कितने से होगी। हमें क्या पता है? हमें पता है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी। ओके, हमें उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है कि कितनी इंक्रीज होगी। इसलिए जो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है वो कैसा है?
वो एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ठीक। वो हमें सिर्फ एक क्वालिटी बता रहा है कि अगर प्राइस में इंक्रीज हुआ तो सप्लाई पे क्या इफेक्ट होगा। वो हमें क्वांटिटी नहीं बता रहा है कि प्राइस में इतना इंक्रीज है तो सप्लाई में कितना इंक्रीज होगा। ओके, it does not establish any proportional relationship between change in price and the resultant change in quantity supplied। जो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है स्टूडेंट्स, वो कोई भी एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं बनाता है बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं बना रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमें बोला गया है कि प्राइस आपका 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो ये कहीं से कहीं तक कुछ भी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं बनाएगा विद क्वांटिटी सप्लाइड। इसका ये मतलब नहीं होगा कि अगर आपका प्राइस 10% से इंक्रीज हो रहा है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी 10% से इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक, कांस्टेंट रेट पे चलेगी। या फिर ये नहीं होगा कि जो प्राइस है उसका डबल जो है आपकी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी, या जितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसकी हाफ आपकी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी। ऐसा कोई भी रिलेशनशिप हमें हमारा लॉ ऑफ सप्लाई नहीं बता रहा है, ठीक। हमें लॉ ऑफ सप्लाई क्या बता रहा है? हमें लॉ ऑफ सप्लाई बता रहा है सिर्फ इतना कि अगर प्राइस में इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी सप्लाइड में इंक्रीज होगा। कितना होगा कितना नहीं होगा ये चीज नहीं बताई जा रही है हमें। ओके, तो जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं बनाता हमारे चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। ओके, law is one-sided as it explains only the effect of change in price on the supply and not the effect of change in supply on the price। जो हमारा law of supply है स्टूडेंट्स, वो कैसा है? वो one-sided है। one-sided है इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ हमें क्या बता रहा है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड में क्या चेंजेस है। वो हमें ये नहीं बता रहा कि क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज होने की वजह से प्राइस में कितना चेंज है, ठीक। हमें लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी, ये चीज हमें पता है। लेकिन हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो हमें ये नहीं बताता कि अगर क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो गई है तो प्राइस कैसे चेंज होगा, क्या प्राइस इंक्रीज होगा या प्राइस डिक्रीज होगा, ये चीज हमें नहीं पता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो लॉ ऑफ सप्लाई वो वन साइडेड है, मतलब वो सिर्फ एक वेरिएबल का इफेक्ट बता रहा है दूसरे पर। ओके, वो नहीं बता रहा हमें कि जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें चेंज होने की वजह से प्राइस में कैसा चेंज होगा। वो सिर्फ हमें बता रहा है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज होगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे लॉ ऑफ सप्लाई से रिलेटेड हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लॉ ऑफ सप्लाई का स्टेटमेंट कि लॉ ऑफ सप्लाई हमें बताता क्या है, ठीक, उसके अजम्पशंस क्या है। ओके, लॉ ऑफ सप्लाई ने क्या बताया हमें कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, अब हमारे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब ऐसे क्या कारण है जिसके कारण लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट होता है, जिसके कारण लॉ ऑफ सप्लाई बनाया गया है, ठीक। ऐसे क्या रीजंस है जो उसे सही बताते हैं। एंड इस वीडियो के नोट्स की लिंक आप लोगों को मिलेगी स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलेंगे 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हमारे प्रीवियस वीडियो में, कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, ठीक। उसका एक जल्दी से हम रिकैप करते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, वो क्या स्टेट करता है हमें। लॉ ऑफ सप्लाई हमें रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में, ठीक। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी। लॉ ऑफ सप्लाई हमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द गिवन कमोडिटी, ठीक। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्यों ऑपरेट होता है, उसके क्या रीजंस होते हैं, वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, क्या कारण है जिनके कारण जो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है वो सही होता है। सो फर्स्ट वन हम देखें तो वो है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
हमारा मोटिव है लॉ ऑफ सप्लाई को सही बताने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। एंड बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही इजी है। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो पढ़ा है कि क्यों एक प्रोड्यूसर अपने जो हायर प्राइजेस है उस पर ज्यादा सप्लाई करता है, राइट, ये अभी तक हम देखते आ रहे कि क्यों करता है। उसका रीजन हम क्या बोलते थे, क्यों करता है, क्योंकि जब प्राइजेस हाई होते हैं तो एक प्रोड्यूसर ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, राइट। जब प्राइजेस हाई होते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। एंड क्या रीजन है हमारे लॉ ऑफ सप्लाई का, प्रॉफिट मोटिव, ठीक। द बेसिक एम ऑफ प्रोड्यूसर्स while supplying a commodity is to secure maximum profit। एक प्रोड्यूसर अगर कोई कमोडिटी को सप्लाई कर रहा है तो उसका बेसिक एम क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, राइट। कोई भी प्रोड्यूसर गुड्स इसलिए नहीं प्रोड्यूस करेगा कि उसे बस बेचना है, उसे उससे कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करना। इस मोटिव से कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेगा। अगर कोई चैरिटी भी कर रहा है, कोई सोशल वर्क भी कर रहा है, तो वो कहीं और से उसका प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा, कहीं और से उसकी इनकम हो रही होगी, तभी वो कहीं से चैरिटी कर रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं पे ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ये क्यों अंडरटेक की जाती है, क्यों इसे कोई भी एक प्रोड्यूसर कंप्लीट करता है, ताकि वो उससे कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके। प्रॉफिट क्या है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एक्चुअल इनकम है। प्रॉफिट वो इनकम है जो कि एक प्रोड्यूसर के पास बचेगी खुद के लिए खर्च करने के लिए या फिर किसी और चीज पर लगाने के लिए, राइट। सो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट होता है हमारा पूरी जितनी हमारे पास रिसीट्स आई है, जितना रेवेन्यू हुआ है माइनस जितने कॉस्ट हमने पे किए, राइट। मतलब कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करने के बाद में कितना अमाउंट, कितना मनी हमारे पास बचा है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं प्रॉफिट। सो एक प्रोड्यूसर क्यों कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस करता है, ताकि वो उससे कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके, ओके। सो व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है विदाउट एनी चेंज इन कॉस्ट, इट रेजेस देयर प्रॉफिट। चेंज कॉस्ट जो है हमारा उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो प्राइस है किसी भी कमोडिटी की वो इंक्रीज हो रही है, तो वो किस चीज में हमें क्या जनरेट कर देगी, वो हमें जनरेट कर देगी हमारा प्रॉफिट, राइट। क्योंकि कॉस्ट में कोई इंक्रीज नहीं है, सिर्फ हमारी जो रिसीट्स है या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारी रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होगा, उससे हमारा ज्यादा प्रॉफिट होगा, हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। सो प्रोड्यूसर्स इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। इसलिए जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या बढ़ा देता है, उसकी इंक्रीज कर देता है उसकी सप्लाई बढ़ा देता है। किस वे से बढ़ाता है, वो प्रोडक्शन बढ़ाता है तब उसकी सप्लाई बढ़ेगी। तो सप्लाई बढ़ाने के लिए वो पहले प्रोडक्शन बढ़ाता है एंड देन सप्लाई बढ़ाता है। किस कंडीशन में, जब प्राइजेस हाई हैं, ठीक। जब प्राइजेस हाई हैं, कॉस्ट सेम है, तो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है एक प्रोड्यूसर। इसलिए उसने क्या किया, उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, प्रोडक्शन से उसकी सप्लाई बढ़ी एंड जो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है वो सही हो गया कि जब प्राइजेस बढ़ी है तो सप्लाई भी बढ़ गई है, राइट। जब प्राइजेस इंक्रीज हुई तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। क्यों, बिकॉज क्या है एक प्रोड्यूसर का मोटिव, प्रॉफिट, ठीक। प्रॉफिट एक मोटिव है हमारे प्रोड्यूसर का, तो उसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, इसलिए उसने अपने कमोडिटी की यूनिट्स बढ़ा दी, क्वांटिटी बढ़ा दी, उसकी सप्लाई बढ़ा दी, ओके। विथ फॉल इन प्राइस supply also decreases as profit margin decreases at lower prices। जब prices fall हो जाते हैं स्टूडेंट्स तो सप्लाई क्या होता है, सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। सप्लाई डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि अब उतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकता एक प्रोड्यूसर, ठीक। जो कॉस्ट है वो हमारा सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, प्राइस कम हुई तो अब हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है। रेवेन्यू कम हो रहा है इसका मतलब अब हम सप्लाई कम कर रहे हैं, हम सप्लाई बचा रहे हैं, हम अपना जो गुड्स है उसे हमने वापस हमारे पास रख लिया है, ताकि जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो हम उसे सेल कर देंगे, ओके। सो प्रॉफिट मोटिव हमारा एक रीजन है फॉर लॉ ऑफ सप्लाई। जब एक फर्म का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, तो वो कब सप्लाई करता है ज्यादा, जब प्राइसेस ज्यादा होते हैं, ठीक।
नाउ चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स. A rise in price induces the prospective producers to enter into the market to produce the given commodities so as to earn higher profits. क्या होता है जब किसी भी एक चीज की प्राइस इंक्रीज हुई है, राइट? किसी भी एक चीज की प्राइस इंक्रीज हुई है तो जो बाकी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या सोचेंगे कि हम वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करें एंड उससे प्रॉफिट अर्न करें. एग्जाम्पल लेते हैं, फेस्टिव सीजन है, ओके? अभी ड्राई फ्रूट्स की बहुत डिमांड है, ओके? किस चीज की डिमांड है? ड्राई फ्रूट्स की डिमांड है. एंड ड्राई फ्रूट्स का प्राइस इंक्रीज हो गया है. कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है? 50% से ड्राई फ्रूट्स का प्राइस इंक्रीज हो गया है. मतलब हम देख सकते हैं कि 50% एक बहुत बड़ा मार्जिन है किसी के भी प्राइस इंक्रीज होने के लिए, ठीक? जो ड्राई फ्रूट अभी अगर मान लीजिए 100 रुपीज में सेल हो रहे थे तो अब वो कितने में हो रहे हैं? 150 रुपीज में सेल हो रहे हैं, ओके? तो अब क्या हुआ? ड्राई फ्रूट्स की डिमांड बढ़ी, ड्राई फ्रूट्स का प्राइस बढ़ा, मतलब कि प्राइस बढ़ा है, डिमांड बढ़ी है, तो अब एक प्रोड्यूसर के प्रॉफिट में इंक्रीज होगा. क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, ज्यादा लोग खरीदेंगे, ओके? ज्यादा लोग खरीद रहे हैं एंड प्राइस भी इंक्रीज हो गया है, मतलब कि ज्यादा प्राइस है तो ये चीज तो हमें पता है कि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, ठीक? तो क्या हो रहा है अब यहाँ पे? अब यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज होगा, है ना? प्रॉफिट इंक्रीज होगा, मतलब कि अब जो फर्म्स ऑलरेडी ड्राई फ्रूट्स बना रही है वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी, ओके? जो ऑलरेडी बना रही है वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगी एंड उनकी सप्लाई बढ़ाएगी. जो नहीं ड्राई फ्रूट्स का प्रोडक्शन करती है वो फर्म्स भी एंटर करेगी हमारे ड्राई फ्रूट्स के मार्केट में, ओके? वो फर्म्स भी हमारे ड्राई फ्रूट्स के मार्केट में एंटर करेंगी और जब वो एंटर करेगी तो ये क्या होगा? इससे जो हमारी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट? हमारी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि इसमें दो चीजें हो गई है. एक तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं, जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उन्होंने अपनी सप्लाई बढ़ा दी एंड न्यू फर्म्स भी एंटर हो गई, ओके? न्यू फर्म्स भी एंटर हो गई हैं. तो न्यू फर्म्स के एंटर होने से क्या हुआ? न्यू फर्म्स के एंटर होने से सप्लाई इंक्रीज हुई. तो ये क्या बता रहा है कि जब आपकी प्राइस इंक्रीज हुई एक कमोडिटी की तो न्यू फर्म्स ने एंट्री मारी आपकी उस मार्केट में, ओके? ड्राई फ्रूट्स की प्राइस इंक्रीज हुई तो ड्राई फ्रूट्स के मार्केट में न्यू फर्म्स ने एंट्री ली, ओके? उन्होंने एंट्री ली है तो वो कुछ प्रोडक्शन करेगी. प्रोडक्शन करेगी इसका मतलब क्या? सप्लाई बढ़ेगा. प्रोडक्शन करके सिर्फ वो अपने पास थोड़ी ना रखेंगे स्टॉक में, उसे सेल भी तो करेंगे. तो क्या हुआ? सप्लाई बढ़ी. एंड जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज किया. क्यों? बिकॉज प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज किया तो उनकी क्या हुई? सप्लाई इंक्रीज हो गई, ओके? सो अगर किसी भी एक कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो वो चेंज इन फर्म्स के थ्रू जो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई वो हम सही बता सकते हैं. जो हमारी फर्म्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनमें चेंज हो गया. पहले सिर्फ एग्जिस्टिंग 2 फर्म्स थी, अब न्यू फर्म्स 10 और ऐड हो गई हैं. तो इन टोटल 12 फर्म्स हो गए हैं. 12 फर्म्स की सप्लाई अब हमें इंक्रीज नंबर में दिख रही है, ओके? इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स रेजेस द मार्केट सप्लाई, पता है हमें. As the price starts falling, अब क्या हो रहा है? अभी तो हमने क्या केस देखा? अभी हमने जो केस देखा था वो था कि जब हमारी प्राइसेस इंक्रीज हो रही है. अब अगर प्राइसेस फॉल हो रही है तो क्या होगा? Some firms which do not expect to earn any profits at low price either stop the production or reduce it. ठीक? क्या हो रहा है? अब जब प्राइसेस फॉल होने लग गई, ओके? अभी यहाँ पे 50% से इंक्रीज हुआ था, अब ये 50% से डिक्रीज हो गई. ड्राई फ्रूट्स की प्राइस 50% से डिक्रीज हो गई है, मतलब कि एक बहुत ज्यादा मार्जिन से डिक्रीज हुई है हमारी प्राइसेस, ओके? तो अब क्या होगा? अब प्रॉफिट कम हो जाएगा. प्राइस कम हुई है तो प्रॉफिट कम हो रहा है, बिकॉज जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो सेम है, लेकिन जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कैसा है? वो कम है. तो हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट कम हो गया, राइट? प्रॉफिट कम हुआ है तो अब क्या हो रहा है? जब प्रॉफिट कम अर्न कर रहे हैं कोई भी फर्म, तो फर्म्स जो हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो सप्लाई नहीं करेंगे, वो अपना प्रोडक्शन रोक देंगे, राइट? वो अपना प्रोडक्शन रोक देंगे.
प्रोडक्शन रोकने से क्या होगा, प्रोडक्शन रोकने से सप्लाई भी रुक जाएगी या फिर कम हो जाएगी। ठीक, सप्लाई या तो रुक जाएगी या कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कम या रुक जाएगी? बिकॉज जो प्रोडक्शन है वो हमने स्टॉप कर दिया है, राइट। अब जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो रहा है या फिर प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दिया है। पहले हम 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, अब हम सिर्फ 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जब प्रोडक्शन कम है तो सप्लाई भी कम होगी, राइट। एंड या फिर क्या हो रहा है, पहले हम 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब हम 0 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमने जो है अपना प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया है। प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया मतलब कि सप्लाई कम होगी। अब हमारे पास गुड्स नहीं है कि हम सेल कर सकें, ठीक। अब हमारे पास गुड्स नहीं है कि हम सेल कर सकें, तो फिर सप्लाई तो कम होनी ही है। तो जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम हो जाती है। जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो भी सप्लाई अपनी कम कर देती है, वो अपना प्रोडक्शन कम कर देती है, उससे उसकी सप्लाई कम हो जाती है। एंड न्यू फर्म्स एंटर नहीं होती है ऐसे मार्केट में जहां पे प्राइजेस कम हो, बिकॉज वहां पे एंटर होके उन्हें सिर्फ लॉस ही मिलेगा, वो एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब प्राइजेस हाई होते हैं तो जो हमारी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? बिकॉज कुछ नई फर्म्स भी आ जाती हैं एंड जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो ज्यादा प्रोडक्शन करने लगती है, ठीक। जब प्राइजेस कम होते हैं तो सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई कम क्यों हो जाती है प्राइजेस के कम होने के साथ में? बिकॉज जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है या तो वो अपना प्रोडक्शन कम कर देगी या फिर वो अपना प्रोडक्शन रोक देगी। तो क्या हुआ उससे हमारी जो सप्लाई है वो कम हो गई। तो ये क्या बता रहा है? विद इंक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हुई, विद डिक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हुई, ठीक। नाउ चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक कैसे हमारा एक रीजन हो सकता है लॉ ऑफ सप्लाई के लिए? When the price of goods increases, then sellers are ready to supply more from their stock. Okay, जब prices increase हुए goods के, ठीक, तो क्या हुआ? जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो अब रेडी हैं कि अपना स्टॉक में से वो ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को सेल कर सके। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास स्टॉक है 1000 यूनिट्स का, ठीक। एट प्रेजेंट जब 10 रुपीज सप्लाई है, 10 रुपीज प्राइस है, तो कितनी सप्लाई कर रहा है एक प्रोड्यूसर? एक प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है 500 यूनिट्स का, ठीक। सिर्फ 500 यूनिट्स की सप्लाई कर रहा है उस 1000 यूनिट्स में से। अब जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, ओके। अब प्राइस हो गया हमारा 15। अब हमारा प्राइस कितना हो गया? 15 रुपीज हो गया है। तो एक प्रोड्यूसर ने क्या किया? एक प्रोड्यूसर ने उसका स्टॉक कम किया और उसका जो सप्लाई है वो बढ़ा दिया। अभी तक वो 500 यूनिट्स की सप्लाई कर रहा था, अब वो 700 यूनिट्स की सप्लाई करने के लिए रेडी है। क्या हुआ? प्राइजेस इंक्रीज हुए तो उसने अपना स्टॉक में जितना माल है वो कम किया। वो 1000 में से उसने 700 सेल किए, अब सिर्फ उसके पास 300 ही बचे हैं। मतलब वो पहले 500 सेल करने के लिए रेडी था, अब क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है तो उसने 700 यूनिट सेल कर दिए हैं, सेल करने के लिए रेडी है। तो वो क्या बता रहा है कि विथ इंक्रीज इन प्राइस एक कंज्यूमर, एक जो प्रोड्यूसर है वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि उसके जो स्टॉक है वो जो स्टॉक में उसके लिए कमोडिटीज हैं वो सेल करने के लिए रेडी है, ओके। At a relatively lower price, the producers do not release big quantities of their stock. They start increasing their inventories with a view that price may rise in near future. अब अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए, राइट, अभी तक ये 10 रुपीज में सेल हो रहा था, अब ये हो जाए हमारा 5 रुपीज, तो अभी तक जो एक प्रोड्यूसर था वो 500 यूनिट सेल करने के लिए रेडी था उसके स्टॉक में से। अब उसने क्या किया? अब वो सिर्फ 200 यूनिट्स को सेल करने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस डिक्रीज हो गए, तो उसने सोचा कि अपन अपना स्टॉक बढ़ा लेते हैं, हम अपना इन्वेंट्रीज बढ़ा लेते हैं, इन्वेंट्रीज को अच्छे से भर लेते हैं, जब भी प्राइस इंक्रीज होंगे
तो हम ये जो स्टॉक है वो रिलीज कर देंगे, राइट। तो जब प्राइजेस कम हुए तो क्या देखने को मिला हमें, जब प्राइजेस कम हुए तो एक प्रोड्यूसर ने उसकी इन्वेंट्रीज बढ़ा ली, उसका स्टॉक बढ़ा लिया, राइट। वो स्टॉक को कब रिलीज करेगा, जब उसके प्राइजेस इंक्रीज होंगे। तो क्या बता रहा है हमें चेंज इन स्टॉक, कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो एक जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज सेल करने के लिए रेडी हो जाता है उसके स्टॉक में से, एंड जब प्राइसेस कम होते हैं तो वही प्रोड्यूसर वो जो क्वांटिटी है, जो जितनी यूनिट्स वो सेल कर रहा था उससे वो अपनी जो क्वांटिटी है वो कम कर लेता है, वो यूनिट्स कम सेल करने के लिए रेडी होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, कि लॉ ऑफ सप्लाई क्यों सही है और किन कारणों से हमारा लॉ ऑफ सप्लाई हम बोल सकते हैं कि ऑपरेट होता है। ठीक, ये जो 3 रीजंस थे वो हमारे होते हैं रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई। अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। हमें पता है स्टूडेंट्स की कोई भी लॉ ट्रूली एकदम 100% सही नहीं होता, राइट। 100% सही नहीं होता है, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि इन चीजों पे जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा, राइट। वो हमारे क्या बन जाते हैं, वो हमारे एक्सेप्शंस बन जाते हैं कि इन पर्टिकुलर चीजों पे हमारा लॉ ऑफ सप्लाई या फिर कोई भी लॉ इन पर्टिकुलर चीजों पे अप्लाई नहीं होगा एंड बाकी की चीजों पे होगा। तो ये एक्सेप्शंस क्या है ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, एंड इस वीडियो के नोट्स के लिंक आप लोगों को मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलेंगे 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। हमने देख लिया लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, रीजंस क्या होते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के। अब हम देखते हैं एक्सेप्शंस क्या होते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सेप्शंस ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, ऐसे कुछ चीजें होती है जिन पे हमारा जो लॉ है वो सही नहीं बताता है, वो सही नहीं होता है। ठीक, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई होता है जो कि हमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में, राइट। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगी। तो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई क्या होंगे, वो कुछ ऐसी चीजें होंगी कि वो ये बताएंगी कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो भी हम सप्लाई नहीं बढ़ा रहे, या फिर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो भी हम सप्लाई कम नहीं कर रहे, मतलब ये वाला जो हमारा फिनोमेना है वो सही नहीं होगा। ओके, सो एक्सेप्शंस क्या होते हैं हम वो देखते हैं। Future expectations. If seller expect a fall in price in the future, then the law of supply may not hold true. In this situation, the seller will be willing to sell more even at a lower price. अगर ये एक एक्सपेक्टेड चीज है, एक सेलर एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन फ्यूचर जो प्राइजेस हैं वो कम हो जाएंगे, तो क्या होगा, एट प्रेजेंट जो प्राइस है उस पर भी सप्लाई इंक्रीज हो सकता है, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक कमोडिटी है उसकी प्राइस है 10 रुपीज, ओके, उसकी प्राइस है 10 रुपीज, एट प्रेजेंट कितनी सेल हो रही है, कितने यूनिट्स का सेल कर रहे हैं हम इधर, हम कर रहे हैं 50 यूनिट्स सेल, ओके, 50 यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं हमारे 10 रुपीज पर। अब एक जो सेलर है जो कि ये 50 यूनिट्स सेल कर रहा है, उसको क्या एक्सपेक्टेड है, उसको क्या उम्मीदें हैं कि इन फ्यूचर इसका जो प्राइस है वो कम होने वाला है, इसका प्राइस 5 रुपीज होने वाला है, ओके, एंड वो 5 रुपीज बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, वो वापस 10 रुपीज नहीं बनेगा। तो वो जो प्रोड्यूसर है या वो जो सेलर है वो क्या सोचेगा कि वो सेम 10 रुपीज पर आप ज्यादा क्वांटिटीज सेल कर दे, तो उसने अपनी सप्लाई बढ़ा दी, 100 यूनिट्स कर दी, ओके, उसने अपनी सप्लाई बढ़ाकर 100 यूनिट्स कर दी। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि प्राइजेस तो इंक्रीज नहीं हुए, फिर भी जो सप्लाई वो इंक्रीज हो गई, राइट। एंड हमें लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि जब प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तभी आपकी सप्लाई इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पर वो चीज हम नहीं देख सकते, यहाँ पर प्राइजेस में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, प्राइस एज इट इज सेम है, फिर भी जो हमारी सप्लाई है वो क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी, ये एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पर जो हमारा
लॉ ऑफ सप्लाई है वो सही नहीं होगा। ओके, अगर इस चीज का अपोजिट ले, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है एक सेलर को कि प्राइजेस इंक्रीज होने वाले, ओके, अभी 10 चल रहा है, अभी इंक्रीज होने वाले हैं 20 तक। ओके, पहले जो थे हमारे ₹5 थे, तब कितने यूनिट सेल कर रहा था एक सेलर, तब एक सेलर सेल कर रहा था 30 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। ओके, देन वो 5 से पहुंच गया 10 रुपीज पर। ओके, तो उसने अपनी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं की, वो बहुत ही नॉमिनल रेट से इंक्रीज की उसने अपनी क्वांटिटी। ओके, कितने, उसने पहले वो 30 यूनिट्स को सेल कर रहा था, अब वो 32 यूनिट सेल कर रहा है। ओके, तो ये क्या बता रहा है हमें कि बहुत ही नॉमिनल रेट से जो है इंक्रीज हुआ है हमारी सप्लाई में विद इंक्रीज इन प्राइस। क्यों? क्योंकि वो जो सेलर है उसको क्या एक्सपेक्टेड है, वो क्या सोच रहा है कि अभी ये जो प्राइस है 10 रुपीज, ये अभी और इंक्रीज होगा, ये अभी 10 से 20 पर जाएगा, तो मैं जो स्टॉक है अपना वो स्टॉक बचा कर रखूं, जब प्राइस 20 रुपीज होगा तब मैं अपनी सप्लाई क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। तो ये क्या बता रहा है कि विद इंक्रीज इन प्राइस आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। क्यों इंक्रीज नहीं हो रही है? क्योंकि अभी सेलर को एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा, तो जब प्राइस ज्यादा बढ़ेगा तब वो सेलर सेल करना चाहेगा, तो उसको ये एक्सपेक्टेड था, इसलिए जब प्राइस इंक्रीज हुई तब भी उसने अपनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं किया। तो ये क्या बन गया, ये एक एक्सेप्शन बन गया, मतलब कि यहां पर हमारा लॉ ऑफ सप्लाई सही नहीं हुआ। ठीक, क्यों? क्योंकि जो सेलर है उसके कुछ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके, इफ दे एक्सपेक्ट द प्राइस टू राइज इन द फ्यूचर, they would reduce the supply of the commodity in order to supply the commodity later at high price। अगर ये एक्सपेक्टेड है कि प्राइजेस बढ़ेंगे फ्यूचर में, तो एट प्रेजेंट जो है उसकी सप्लाई कम कर दी जाएगी। क्यों? ताकि जब प्राइजेस बढ़ेंगे तब हम ज्यादा सेल करेंगे उसे। ओके, सो ये क्या हुआ, हमारा एक एक्सेप्शन हुआ हमारे लॉ ऑफ सप्लाई के लिए। देन एग्रीकल्चरल गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स कुछ ऐसे गुड्स हैं जहां पे हमारा लॉ ऑफ सप्लाई सही नहीं होता। क्यों नहीं होता? द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर गुड्स as their production depends on climate conditions। क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंडेंट है उसका प्रोडक्शन, राइट, एग्रीकल्चर गुड्स का। हम मान रहे हैं कि जो वीट है, ओके, हमने एक प्रोडक्ट लिया है वीट, वीट की प्राइस इस ईयर इंक्रीज होने वाली है। ओके, इस ईयर इंक्रीज होने वाली है और वो भी 100% से। ओके, 100% से वीट की प्राइस इंक्रीज होने वाली है। हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि वीट अभी कितने रुपीज में सेल हो रहा है, 500 रुपीज में, लेकिन अब जो इसकी वीट की प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है। ये गवर्नमेंट ने बोला है कि अब जो आपके वीट की प्राइस है वो इंक्रीज होगी, एंड वो कितने रुपीज की होगी, वो 1000 रुपीज की हो जाएगी, मतलब पूरी 100% से इंक्रीज हो गई, डबल हो गई, राइट। तो अब लेकिन वीट का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है। वीट का प्रोडक्शन ज्यादा क्यों नहीं है? बिकॉज जो क्लाइमेट्स हैं वो फेवरेबल नहीं है। ओके, फेवरेबल क्लाइमेट्स नहीं है यहाँ पर, इसलिए जो वीट का प्रोडक्शन है वो ज्यादा नहीं है। वीट का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है तो वो हमें क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, वो हमें बता रहा है कि उसकी सप्लाई भी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी भी चीज का हमें सप्लाई बढ़ाना है तो उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। जब वीट का प्रोडक्शन ही पूरा अच्छे से नहीं हो पाया तो उसकी सप्लाई हम कैसे बढ़ाएंगे? वीट के लिए जो क्लाइमेट की नीड होती है हमें, ओके, वीट विंटर्स में हो, विंटर अगर अच्छे से नहीं आया है इस बार अच्छे से ठंड नहीं आई है, ओके, जो ठंड है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा नहीं है, जितनी हमारे वीट के लिए नीडेड है उतनी नहीं है, तो क्या होगा, जो वीट का प्रोडक्शन है वो उसके 100% पर नहीं होगा। ओके, जो वीट का प्रोडक्शन है वो कम होगा। क्यों? बिकॉज फेवरेबल क्लाइमेट नहीं था। ओके, फेवरेबल क्लाइमेट नहीं था, इसके कारण जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या है, वो कम है, राइट, प्रोडक्शन कम है, तो इन रिटर्न क्या हुआ, हमारी जो सप्लाई है वो भी कम है, राइट, हमारी सप्लाई भी कम है। तो ये क्या बता रहा है कि जब आपके प्राइजेस इंक्रीज हुए
तब भी आपकी सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई, मतलब कि आपके लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तो जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी हमारे एक एक्सेप्शन होते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के लिए। क्यों होते हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है वो क्लाइमेट पर डिपेंडेंट होता है, प्राइस पर डिपेंडेंट नहीं होता है, राइट। प्राइस से कोई मतलब नहीं है, अगर क्लाइमेट सही रहेगा तो ही प्रोडक्शन अच्छे से होगा, अगर क्लाइमेट सही नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा अच्छे से। इसके कारण अगर आपके प्राइस आप इंक्रीज भी कर दो तो हम सप्लाई ज्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज उतना प्रोडक्शन नहीं है हमारे पास, ठीक। सो एग्रीकल्चर गुड्स भी एक ऐसे टाइप ऑफ गुड्स होते हैं जहां पे हमारा लॉ ऑफ सप्लाई सही नहीं होता, ठीक। देन कम्स पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे गुड्स जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं, ओके। ऐसे गुड्स जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं उन्हें हम ज्यादा टाइम तक, ज्यादा लंबे टाइम तक यूज नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे वेजिटेबल्स हैं। वेजिटेबल्स कुछ 2-3 दिनों में खराब होने लगते हैं, राइट। वो उनकी जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है, उसके बाद में हम उन्हें यूज नहीं कर सकते। तो वेजिटेबल्स क्या है हमारे? वेजिटेबल्स है हमारे पेरिशेबल गुड्स। तो पेरिशेबल गुड्स भी हमारे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई होते हैं। अगर आपके जो पेरिशेबल गुड्स हैं, राइट, उनकी प्राइस अगर कम भी है, अगर वेजिटेबल्स की प्राइस कम भी है तो भी एक सेलर उसको सप्लाई करेगा। क्यों करेगा सप्लाई? बिकॉज अगर उसने सोचा कि मैं स्टॉक में रखूं तो वो किसी काम के नहीं होंगे। अगर अभी सप्लाई कर देगा तो उसे कुछ तो मनी मिलेगा, उससे कुछ तो इनकम होगी, लेकिन अगर उसने स्टॉक में रखा तो उसे कुछ भी इनकम जनरेट नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल का प्राइस एट प्रेजेंट 50 रुपीज है, ओके। 50 रुपीज हम मान रहे हैं बहुत कम प्राइस है, उसका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए था 100 रुपीज, लेकिन अभी जो वेजिटेबल का प्राइस है वो कम हो गया है, वो कितना है? 50 रुपीज है। तो इस 50 रुपीज पर भी जो एक सेलर है वो क्या करेगा? वो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो वेजिटेबल्स है उसकी सप्लाई करेगा। क्यों करेगा सप्लाई? बिकॉज अगर इसने सोचा कि वो इसे स्टॉक में रख ले, राइट, अगर उसने सोचा कि वो उसे स्टॉक में रख ले तो वो स्टॉक में रखा हुआ कोई काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा? बिकॉज वो जो वेजिटेबल्स हैं वो खराब हो जाएंगे, एंड वो अभी तो आपको 50 रुपीज दे रहे हैं, फिर आपको कुछ भी नहीं देंगे, 0 रुपीज देंगे आपको। तो 0 से बेटर क्या है? 50। तो एक सेलर सोचेगा कि वो अपने जो वेजिटेबल्स है उनको सेल कर दें। तो ये क्या केस हुआ कि आपके प्राइसेस तो इंक्रीज नहीं हो रहे लेकिन फिर भी आपकी सप्लाई इंक्रीज ही है, राइट। आपके प्राइसेस फॉल हो गए, 100 से 50 आ गए, फिर भी जो सप्लाई है वेजिटेबल्स की वो कैसी है? वो इंक्रीज ही हो रही है, राइट। तो क्या ये पेरिशेबल गुड्स क्या हुए हमारे? पेरिशेबल गुड्स हुए हमारे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। यहाँ पे हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स? बिकॉज अगर हमने सोचा कि हम उसे स्टॉक में रख लें तो भी वो किसी काम का नहीं होगा, वो स्टॉक हमारा खराब हो जाएगा, ओके। सो ये जो पेरिशेबल गुड्स हैं वो हो गए हमारे एक्सेप्शंस, कम प्राइस पर भी उनकी सप्लाई कम नहीं होगी, ओके। देन रेयर आर्टिकल्स, रेयर आर्टिस्टिक प्रेशियस आर्टिकल्स आर आल्सो आउटसाइड द स्कोप ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई के बाहर क्यों है रेयर आर्टिकल्स स्टूडेंट्स? रेयर आर्टिकल्स हमें पता है, रेयर आर्टिकल्स की प्राइस कैसी होती है? रेयर आर्टिकल्स की प्राइस होती है हाई, राइट। डायमंड, ओके, जो डायमंड है हमारे पास उसकी प्राइस कैसी है स्टूडेंट्स? डायमंड की प्राइस हाई है, राइट। डायमंड की प्राइस हाई रहती है, एक बहुत ही लग्जरियस गुड हम उसे मान सकते हैं, डायमंड की प्राइस है हाई, ओके। लेकिन डायमंड की सप्लाई ज्यादा नहीं है सॉरी, डायमंड की सप्लाई क्यों ज्यादा नहीं है स्टूडेंट्स? बिकॉज डायमंड लिमिटेड है हमारे पास, राइट। डायमंड कैसा है हमारे पास? लिमिटेड है। डायमंड हमारे लिए रेयर हुआ, डायमंड की प्राइस हाई है, फिर भी उसकी सप्लाई ज्यादा नहीं है। ज्यादा क्यों नहीं है? बिकॉज वो लिमिटेड है क्वांटिटी में, वो हम एक अनलिमिटेड क्वांटिटी तक उसको सेल नहीं कर सकते। कम, उसकी प्राइस ज्यादा है फिर भी उसकी जो डिमांड, जो सप्लाई है वो ज्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास उतनी यूनिट्स ही नहीं है, उतनी क्वांटिटी है ही नहीं कि हम इतनी सप्लाई कर सकें। इसलिए जो रेयर आर्टिकल्स होते हैं,
आर्टिस्टिक आर्टिकल्स होते हैं, हम ले लें पेंटिंग्स ऑफ मोनालिसा, तो क्या हम उसे एक अनलिमिटेड क्वांटिटी में सप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उसकी भी तो प्राइजेस हाई है, तो क्या हाई प्राइस के साथ में उसकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है? नहीं हो रही है। तो ये क्या हुआ, ये एक एक्सेप्शन हुआ टू लॉ ऑफ सप्लाई, कि जब आपके प्राइजेस हाई हैं तब भी जो आपकी सप्लाई है वो हाई नहीं हो रही है, राइट। प्राइस हाई है फिर भी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा रही है, क्यों? बिकॉज क्योंकि ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं, ये जो हमारे कमोडिटीज हैं, ये कैसी हैं? ये रेयर है, ये लिमिटेड है, ये हमें बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए इनकी जो सप्लाइड क्वांटिटी होती है वो इंक्रीज नहीं होती है विद इंक्रीज इन प्राइस। ओके, देन बैकवर्ड कंट्रीज, production and supply cannot be increased with rise in price due to shortage of resources. Backward countries, ऐसी countries जहां पर बहुत abundant क्वांटिटी में हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। ओके, ऐसी कंट्री जहां पर बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड नहीं है, ऐसी कंट्री जहां पर जो लोगों की इनकम है वो बहुत कम होती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे बैकवर्ड कंट्रीज। तो बैकवर्ड कंट्रीज में स्टूडेंट्स अगर प्राइजेस इंक्रीज हो भी जाएं तो भी सप्लाई इंक्रीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज उन कंट्रीज के पास में इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके, राइट। उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है सप्लाई में। ओके, वो लिमिटेड है, तो जब उनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं है तो वो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर सकते, एंड प्राइसेस हाई हो रहे हैं तो उसके साथ भी उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं होगा, इन रिटर्न आपकी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी। तो ये क्या बता रहा है कि विद राइज इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज नहीं हो रही है। ओके, तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। यहाँ पे जो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है वो सही नहीं होता है, वो ट्रू होल्ड नहीं करेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, कुछ ऐसी चीजें जहां पे हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो सही नहीं होता है। ओके, एग्रीकल्चर गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, रेयर आर्टिकल्स, ये जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं, ये सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये सारे जो हमारी चीजें हैं, वहां पे हमारे जो लॉ ऑफ सप्लाई वो सही नहीं होता है। तो ये क्या हो गए हमारे? ये हो गए हमारे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ में हमारा क्या कंप्लीट होता है? हमारा लॉ ऑफ सप्लाई कंप्लीट होता है। ओके, लॉ ऑफ सप्लाई में हमने क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं? लॉ ऑफ सप्लाई में हम उसकी स्टेटमेंट देखेंगे, उसका शेड्यूल, उसका कर्व, अजम्पशंस, ओके, रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई एंड एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है लॉ ऑफ सप्लाई में। पूरा लॉ ऑफ सप्लाई जो है स्टूडेंट्स वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड उसका एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रीजंस बताइए कि क्यों लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट होता है, या फिर आप एक्सेप्शंस बताइए, या फिर उसके अजम्पशंस बताइए, या आपको बोला जा सकता है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है ये बताइए। तो आपको पूरा लॉ ऑफ सप्लाई अच्छे से पढ़ना है। ओके, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमारा जो सप्लाई कर्व है वो चेंज होता है। ओके, वो कैसे मूव करता है एक प्लेस से अनदर प्लेस पर, उसके क्या रीजंस होते हैं। ठीक, एंड इस वीडियो के नोट्स के लिंक आप लोगों को मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।